चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव। और चैप्टर 3 का जो नाम है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो नंबर फर्स्ट जो करा है उसमें आते हैं ना, कहा कि किनके द्वारा ओम का नियम का पालन किया जाता है। तो देखिए बाबू, ओम का नियम जो है, हमारे ओम साहब जो हैं वो ओनली फॉर ओनली कंडक्टर के लिए अपना नियम साबित किए थे। वो आपका जो ओम का नियम जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भी समानुपाती जो आई होता है, ये सिर्फ वैलिड जो होता है वो सिर्फ किसके लिए, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए नहीं होता है। इसलिए ओम का नियम जो होता है वो किसके लिए पालन करता है, चालक के लिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा आपका, ये सही हो गया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं ना। देखो सेकंड में कहा कि अपवाह वेग VD विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के किस संबंध के अनुसार बदलता है। तो देखिए VD बराबर हमारे पास फॉर्मूला था, सब फॉर्मूला हम देखते हैं ना कि चूंकि हम जानते हैं कि VD बराबर जो सूत्र होता है वो E टाउ और बटा में m होता है। हमारे पास जो VD जो है इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, E पर निर्भर करता है, टाउ और m पर निर्भर करता है ना। लेकिन हमारा यहाँ जो बात जो कर रहा है क्वेश्चन, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मींस E का बात कर रहा है। तो E में अगर हम लोग देखते हैं E में क्या कर रहा है ना, तो देखो E जो होता है वो विद्युत क्षेत्र विद्युत अपवाह वेग के समानुपाती होता है। मतलब V और D वो समानुपाती होता है E के। यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दिखा रहा है। अगर ये E अगर बटा में रहता तो होता उसका विद्युत क्रमानुपाती हो जाता, लेकिन बटा में नहीं है, वो ऊपर है, इसलिए E जो होता है VD क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती को हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। देखिए समानुपाती उन्हें लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो आपका ऑप्शन कौन है, VD जो होता है E के अनुक्रमानुपाती होता है। इस ऑप्शन डी जो है आपका सही है, करेक्ट है। यहाँ पे इस फॉर्मूला के अनुसार होता है ना। आते हैं नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि किरचॉफ का संधि नियम किसके संरचना पर आधारित होता है। संधि नियम देखिए बाबू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किरचॉफ का जो नियम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक संधि का नियम और एक जो होता है वो होता है आपका लूप का नियम। संधि का नियम आवेश के संरचना पर कार्य करता है और आपका लूप का नियम जो होता है वो आपका कार्य करता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप है कि संधि है, यहाँ पे संधि है। इसका मतलब है कि आवेश के समय पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन कौन आपका सही, वो बी हो गया ना। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया। नंबर 4 में कर है, क्या 4 में कर है ना, 4 में देखिएगा क्वेश्चन 4 जो है वो करा कि किरचॉफ का लूप नियम किसके संरचना पर आधारित होता है। बताओ बाबू कि किरचॉफ का नियम जो होता है वो दो होता है, एक संधि का नियम और एक क्या होता है आपका लूप का नियम। तो लूप का नियम जो होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन आपका संधि का नियम जो आवेश पर करता है। तो जो पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका आवेश था, मींस संधि का नियम था, तो आवेश पर निर्भर करता है। और ये जो है आपका लूप का नियम है, इसका मतलब ये जो आपको करेगा वो आपका ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो ऊर्जा कहां पे है, तो सी में है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा, सी सही है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आता हूं ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है ना, कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए ध्यान से ना, कोई भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोधकता जो होता है वो निर्भर करता है उसके तापमान पर। देखिए ध्यान से, चालक में एक नेचर होता है कि किसी भी चालक पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया अगर जाए तो उसकी प्रतिरोध बढ़ जाता है, और टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो आपका प्रतिरोध भी घट जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो टेम्परेचर पर। इसका मतलब किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, उसके टेम्परेचर पर। इसमें टेम्परेचर मतलब तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन होगा, सही, सी सही हो गया ना। चलिए इसमें भी हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि यदि विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R की M से समानांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा क्या होगा भाई। थोड़ा सा देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं लोग। सपोज मान लेते हैं कि ये बैटरी है, ये भी बैटरी है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं डॉट 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 एन तक। देखिए बाबू, यह है शेयर, विद्युत वाहक बल E है, कितना बार है, n बार है, n बार है। इसका भी कितना है, E है ना, E। आंतरिक प्रतिरोध R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है। देखिए इसी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए बाबू ना क्या है इसमें ना, देखिएगा अगर बैटरी
अगर प्रतिरोध हो या बैटरी हो, अगर समांतर क्रम में रहता है तो सभी का विद्युत वाहक बल समान होता है। और अगर इसमें अगर E दिया है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल उसका जो होगा वो E ही होगा, इसका भी E होगा, इसका भी E होगा, इसका भी E होगा और इसका भी E होगा। मतलब इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? E ही होगा। सबका समान मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा? E होगा। मतलब मेरे पास तो E आ गया। अब तो समझ लेते हैं कि E इसमें भी है, ये E इसमें भी है, तो भाई कौन होगा ऑप्शन? तो आप देखते हैं ऑप्शन हम लोग ना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास प्रतिरोध है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो जानते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग, ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे बहु आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध जहां बात कर रहा है, मतलब हम लोग आते हैं कि 1/rn, या इसको हटाते हैं 1/rn, मतलब बहुत सारा प्रतिरोध है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस कितना डॉट कितना बार n बार ना है, तो n बार है। तो हम इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 1/rn इज इक्वल टू, भाई जो भी सब है तो इसमें क्या करेंगे, n से जब इसको शोषण करेंगे तो n बटा r, कितना आएगा? n बटा r। इसका जो वैल्यू मेरे पास जो आया वो 1/rn का मान आ गया n बटा r, लेकिन हमको पूछा है rn का मान, जो पलटेंगे तो भाई इधर से इसको पलटेंगे तो भाई इधर से भी पलटना पड़ेगा, मतलब r बटा क्या होगा? n हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई विद्युत वाहक बल जो कुल विद्युत वाहक बल E हो जाएगा और कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? r/n, मतलब आपका जो E और कोमा r बटा n होगा। मतलब देखिए ऑप्शन कौन है, तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका ए हुआ, इसका मतलब ए क्लियर हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा ना, हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो कर रहा है वो देखिएगा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में, यही क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता, भाई मिश्र धातु जो होता है वो मैग्नीन की प्रतिरोधकता क्या होता है ना। तो देखिए मिश्र धातु, मिश्र मैग्नीन की बात कर रहा है, तो मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता जो होता है यहाँ पे सब जो है तापमान है ना, ये तापमान के साथ क्या हो सकता है, तो ध्यान से, तापमान जो है वो प्रतिरोधकता जो है आपका चालक पदार्थ पर ही इफेक्ट पहुंचा सकता है, मिश्र धातु पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। मतलब है कि मिश्र धातु अगर है वो मैग्नीन है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, उसके प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तो सिर्फ किस में होता है, तो चालक पदार्थ में, जो कि हम पीछे बताए हैं, है ना। तो इसका मतलब मिश्र धातु है। अब ध्यान से रखिएगा कि मिश्र धातु में आपका कोई भी चालक पदार्थ का या मिश्र धातु में जो होता है आपका डिपेंड नहीं करता किस पर, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कौन ऑप्शन होगा इसका, कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही है ना इसका। इसके बाद आते हैं ना नंबर 8 में, कहा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। अगर समांतर क्रम में, समांतर क्रम है ना, कुल प्रतिरोध मतलब ये माने कि यही जोड़ दिया, प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है ना, तो भाई इसके जो मान जो होगा वो प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन आ सकता है, तो ये R है, R है, R है, ध्यान से ना। तो अगर प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है, अगर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर समांतर क्रम में जहां जोड़ दी तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि समांतर क्रम समानांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता नहीं, क्या होता है, घटता है। मतलब आपका प्रतिरोध का मान जो होता है वो घट जाएगा कब, जब समांतर क्रम में जोड़िएगा तब। इसलिए अगर कोई भी, अगर हम लोग घर में अगर वायरिंग करते हैं तो अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो सभी बल्ब जो है एक समान जलता है, वहां पे प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। लेकिन अगर वो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो पहला बल्ब बहुत तेज जलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा आपका जो प्रतिरोध बढ़ता जाता है, जिसके कारण आपका वोल्टेज भी घटता है और आपका बल्ब जो है क्या होता है, डिम होता है। इसका मतलब है कि समांतर में क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हाँ भाई यही है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में क्या करा कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। ध्यान से को फिगर ड्रॉ करते हैं गैल्वेनोमीटर का, व्हीटस्टोन सेतु का, कि देखिए यही है आपका रियल में व्हीटस्टोन सेतु का फिगर, है ना। मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये X हो गया, प्रतिरोध का नाम है ना। और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहाँ जो बैटरी को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे अगर बैटरी को जोड़ेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए अगर हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे, और इस बैटरिया को अगर यहाँ पे जोड़ दें, इंटरचेंज कर दिए और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ गया तो गैल्वेनोमीटर कोई भी विक्षेपण नहीं होगा, क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे चेंज कर गया। इसका मतलब है कि आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा आपका, सही सी हो गया, कि परिवर्तन नहीं होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा। कब, जब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तब, इसको यहाँ और इसको यहाँ ला देंगे
तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए ये भी क्लियर हो गया। क्लियर। ये कहा कि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एक सेल को एक बैटरी प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। जैसे ही प्रतिरोध आर बढ़ाया जाता है, आर में संभावित अंतर और भी को आलेख द्वारा दिया जाता है। चलिए कह रहा है कि कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई दिया हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आर दिया है, यहाँ पे छोटा आर हो गया ना, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट करते हैं छोटा आर से ना। अब देखिए, अब इसको जो है एक बारी प्रतिरोध आर से दिया जाता है, जैसे ही प्रतिरोध आर को बढ़ाता है। देखिए क्या कर रहा है कि कोई भी मान लेते हैं कि सर्किट है, एक बैटरी है, मान यही बैटरी है, इसके बाद विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल ई मानिएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आर मानिएगा। ओके। अब यहाँ पे जो है एक और बाहर से एक प्रतिरोध को लगा दिया गया है, और जिसको जो है वैल्यू आर है, ये है बढ़ घट सकता है ना, क्या कर सकता है, बढ़ घट सकता है। अब जैसे क्या है बाबू कि अगर इस प्रतिरोध के मान को अगर बढ़ाएंगे तो भाई ई और आर के बीच ग्राफ क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है ग्राफ ना, तो इसके लिए जो ग्राफ जो होता है, जो ड्रॉ होता है ग्राफ, जैसे आर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ई का मान जो है धीरे धीरे क्या होगा, घटता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, और आर का मान बढ़ाएंगे तो धीरे क्या होगा, घटता है। ध्यान से फिर से, अगर कहीं पे अगर आर का मान बढ़ा रहे हैं तो ई का मान जो है वो क्या होगा, वो घटेगा घटेगा घटेगा, और इस प्रकार जो आपका फिगर जो है ऐसे बढ़ेगा बाबू, है ना। तो फिगर जो बाबू इस प्रकार बनता है ना। तो आप इसका ऐसा फिगर कहां नहीं ला रहा है, ई है, ई नहीं है, इसका मतलब है ना, यहां पे जो है जी आप लोग क्या कर रहे हैं जी, तो पा रहे उस लेकर को सुनाई ना। बहुत क्या है कि अगर यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिया गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है और विद्युत वाहक बल ई है, और एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ जाता है जिसका वैल्यू आर है, और इसका अगर मान को अगर हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मान को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे मान को बढ़ाएंगे बाबू, आपका धीरे 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 जो है प्रतिरोध के मान को बढ़ाते समय आपका उस टाइप का आपका विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा हो कि आपका जो है ना विद्युत वाहक बल कितना भी कीजिए, प्रतिरोध कितना भी बढ़ाइए, अब विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब विद्युत वाहक बल जो है उस समान से समान रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा। इस टाइप का ग्राफ कहां पे है, तो यहाँ पे है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा, बी सही होगा ना। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका क्लियर है। 10 के बाद आते हैं 11 में। 11 तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा, है ना। 11 तो इजी टाइप का लग रहा है कि एक एबी एक पोटेंशियोमीटर विभवमापी का तार है, एबी ना, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, जिसका प्रतिरोध आर है। भाई प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक का आर है ना, के मान में वृद्धि के साथ संतुलित बिंदु किस और शिफ्ट होगा। देखिए अगर माने कि एबी मेरे पास तार है और इसके प्रतिरोध को हमको बढ़ाना है, तो भाई इसको जो है किधर बढ़ाना होगा, तो देखिए बाबू अगर तार की लंबाई में जहां वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। इसका मतलब इसको जो है, इस जे को जो है हमको बी की ओर ले जाना होगा ताकि तार की लंबाई में वृद्धि हो जाए, और जैसी वृद्धि हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि आपको बी की ओर ले जाना पड़ेगा, किसको, इस बिंदु को। इसका मतलब कौन है, बी की ओर, की है ना, बी की ओर है ना। आपका ऑप्शन कौन होगा, ये सही हो गया, क्लियर है ना, ये भी क्लियर हो गया। जो नंबर नेक्स्ट में आते हैं, जो नंबर 12 में आते हैं ना, 12 क्या कर रहा है ना। चलिए ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th में भी पढ़ेंगे इसको, है ना। ओम का नियम ना, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आई भी ग्राफ ओमिक चालक को दिखाता है। चलिए भाई ओम के नियम में आप देखते हैं बाबू कि ओम के नियम में हमारे ओम साहब ने बताया था कि भी जो होता है उससे समानुपाती क्या होता है, आई होता है। मतलब जिस रेट से अगर भी को बढ़ाएगा वैसे आपका आई भी बढ़ेगा। मतलब इधर अगर भी है, अगर क्या है, अगर आई है, तब आपका समान अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इस अनुसार आपको क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो देखिए इसमें कौन ग्राफ है, तो ये ग्राफ है। इसका मतलब आपका ये सही है। अरे उछल कर रहा है जी तुम लोग, तो मारे ना। नेक्स्ट में देखना बाबू, कुछ नंबर 12 के बाद आते हैं बाबू 13 में। 13 करने हैं वो, 13 में आते हैं। वाह ये भी बहुत जबरदस्त है जी। वो कह रहा कि सुचालक के भी आई ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए बाबू यहाँ पे सुचालक एक ओमिक चालक होता है ना, जो ओम के नियम को जो पालन करता है, वैसा चालक जो ओम के नियम को जो पालन करता है उसको बोलते हैं ओमिक चालक। लेकिन यहाँ पे सुचालक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सुचालक। मतलब ये भी चालक पदार्थ है, लेकिन यह सुचालक। तो सुचालक में वो देखते हैं बाबू ना, सुचालक में वो चीज होता है कि अगर ओम के नियम में क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पे है, अगर आई है, तो भाई ये सीधे जाता है। क्या होता है वो ओम के नियम में, वो सीधे जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई कुछ अगर सुचालक की बात करें तो कुछ समय तक जाएगा और कुछ के बाद क्या होगा, सब मुड़ जाता है।
है ना। ये हो गया ओम के ओमिक पदार्थ का हो गया, ये किसके हो गया ओमिक पदार्थ के लिए, ये एकदम सीधे जाएगा। लेकिन सुचालक की बात कहा जाए तो कुछ हद तक जो है वो ओम के नियम के जो ओमिक जो चालक पदार्थ होता है उसके अनुसार ही सुचालक भी आपको काम करता है बाबू। लेकिन आगे जाने के बाद ये जो है अपना रास्ता चेंज कर देता है, मतलब ये जो फिर इधर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इस टाइप का सुचालक पदार्थ के लिए आपका ग्राफ बनता है, मतलब कौन है आपका ए ऑप्शन सही हुआ। ये किसके लिए हो गया सुचालक पदार्थ के लिए, ये आपका ओमिक पदार्थ के लिए नहीं हुआ, ओमिक चालक के लिए नहीं हुआ, है ना। इसके बाद कुछ नंबर आते हैं 14 में करा है कि ये 15 भी है ना 14 में कहा कि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का संयोजन में श्रृंखला नंबर 14 में करा है 14 में करा है कि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजन में क्या हो सकता है भाई। श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम में, अगर हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध की बात कर रहा है ना, तो देखिए बाबू ध्यान है ना कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ध्यान से इसमें कंडीशन होता है ना कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध अगर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में बाबू, तो ध्यान से ना बाबू अलग अलग तो प्रतिरोध रहबे करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि धारा का मान समान होता है। सभी का बाबू क्या होगा धारा का मान समान होगा कब, जब इसमें आपका प्रतिरोधकों को जो है वो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। लेकिन विभवांतर जो होता है वो अलग होता है, इसका अलग हो जाएगा V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, अगर और है तो V3 होगा। मतलब श्रेणी क्रम के लिए आपका धारा का मान समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो आज तो ऑप्शन में कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। सही तो है भाई, समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है जी, है ना। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है ना 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 भाई, विभवांतर तो समान है अलग अलग है जी, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के पे जो आपका धारा प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होगा। हाँ जी एकदम प्रवाहित समान हो रहा होगा, क्योंकि इसमें भी आई होगा, इसमें भी क्या होगा आई होगा। इसका मतलब विद्युत धारा क्या होगा आपका समान प्रवाहित होगा, इसमें भी समान होगा, नहीं भी नहीं होगा कुछ नहीं। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। मतलब है कि अगर श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जैसे ही जोड़ेंगे बाबू तो सभी का प्रतिरोध के द्वारा जो धारा जो होता है वो समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है ना। मतलब V1 और V2 लेकिन धारा क्या होगा आई होगा समान होगा। नेक्स्ट में ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कितना नंबर 15 में कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता है। अभी तो मुझे लगता है पिछले वाला है कि पीछे कहा था कि पीछे हम बताए थे कुछ क्वेश्चन था, कुछ नंबर कौन था मालूम नहीं है, याद नहीं है, अभी तुरंत बताया कि मिश्र धातु मैग्नीन उसका प्रतिरोधकता जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप को बढ़ाइए चाहे घटाइए उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। वो ताप के लिए क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब है कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता होता है तापमान से लगभग स्वतंत्र। तापमान वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान वृद्धि के साथ घट जाती है, तापमान कमी से नहीं एकदम तापमान से लगभग स्वतंत्र होता है। इसमें कोई माने मतलब नहीं तापमान से, तापमान बढ़ो चाहे घटो से कोई माने मतलब नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा ये सही हो गया। चलिए आपको लगता है कि यहीं पे ऑब्जेक्टिव भी खत्म होता है, 15 ही इसमें ऑब्जेक्टिव था। हाँ जी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसमें खत्म हो गया। चलिए